नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल सर्विस पाठशाला .यूपीएससी में। हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं, आप सभी को जानकारी है ये। आज हम मूल अधिकार जो भाग 3 है, हम यही कई दिनों से पढ़ रहे थे और आज इसमें हम करेंगे। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमने अनुच्छेद 30 तक कर दिया था और अनुच्छेद जो 31 है वो आपको पता ही था। पहले मूल अधिकार में हमारी एक संपत्ति का अधिकार भी था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया। वो हमारा संपत्ति का है, वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है और उसको अब हम अनुच्छेद 300 क में आगे जाके पढ़ेंगे। तो 31 का तो कोई अब रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अब अनुच्छेद 32 है। और अनुच्छेद 32 क्यों हमारे लिए जरूरी है, अभी हम पढ़ने वाले हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 क्या है? भाग 3 का अनुच्छेद 32 है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या दिया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब जो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को जो मूल अधिकार दिए गए हैं, जो मूल अधिकार दिए गए हैं संवैधानिक जो हमारे मूल अधिकार है, अगर उसके साथ कोई छेड़खानी होती है तो उसका उपचार दिया है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उसका उपचार करने की जो शक्ति है, पावर है, वो किसको है और किसके तहत है, ये हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत पढ़ने वाले हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जो हमारे को संविधान ने दिए हुए और हमारे संवैधानिक मूल अधिकार है, अगर उसके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ होता है या हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसका अगर उल्लंघन होता है, तो उसका उपचार कौन कर सकता है, किन माध्यम से कर सकता है, उसके बारे में आर्टिकल 32 में दिया गया और उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें रिट दी हुई। आपने सुना होगा कि जी हमने रिट डाली है, हाई कोर्ट में रिट डाली है, सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली है। तो इस तरह का हमने रिट के बारे में सुना है। तो आज उसको हम पढ़ने भी वाले हैं कि रिट होती क्या चीजें। अब आप सबसे पहले रिट देखेंगे तो अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटों का वर्णन किया गया है। 5 प्रकार की रिट। तो 5 प्रकार की जो हमारी रिट है, वो पहली रिट कौन सी है? वह बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो पहली रिट है हमारी, वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉबियस कॉर्पस। तो इसका लैटिन भाषा में बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है टू हैव द बॉडी, यानी सशरीर प्रस्तुत करो। मतलब क्या बोलता है इसमें? बंदी प्रत्यक्षीकरण हॉबियस कॉर्पस बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है, मान लो मेरे को किसी केस में अरेस्ट किया है, तो उसमें क्या होगा? उसमें यह होगा कि जब मेरे को गिरफ्तार किया और मुझे पुलिस स्टेशन लाया गया, जब मेरी एंट्री पुलिस स्टेशन हुई कि शुभम को इतने बजे आपने अरेस्ट किया है, उसके ठीक 24 घंटे के अंदर उसमें क्या बोलता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या बोलता है? हॉबियस कॉर्पस क्या बोलता है? ये जो रिट है ये बोलती है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसके 24 घंटे के अंदर उसको क्या है? न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। जब उसको आप पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करके लेकर आते हैं, तो जब अरेस्ट वो व्यक्ति हो जाता है तो उसके 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में या न्यायालय में, किसी नजदीक के न्यायालय में उसको पेश करना पड़ेगा। इसमें ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस वाले अगर मेरे को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और मेरे को 4-5 दिन वहीं रखते हैं, तो इस प्रकार क्या होगा? मेरे मौलिक अधिकारों का शोषण होगा और मेरा भी शोषण, व्यक्तिगत तौर पे भी मेरा शोषण होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो मेरे वकील है वो कि अगर मेरे को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, तो मेरे जो एडवोकेट होंगे वो जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से क्या करेंगे? हॉबियस कॉर्पस करवाएंगे। मतलब उस कोर्ट के लिए कोर्ट क्या करेगा? मेरा एडवोकेट जब कोर्ट में जाएगा तो हॉबियस कॉर्पस करवाएगा वहां से, और हॉबियस कॉर्पस के तहत क्या होगा कि एक मेल जाएगी उस पुलिस स्टेशन में जहां मेरे को पकड़ा गया है, और पुलिस स्टेशन में पुलिस के जो SHO हो गए, जिन लोगों ने मेरे को अरेस्ट किया है, उन लोगों को लिखित रूप में देना पड़ेगा कि मेरे को क्यों 5 दिन तक बिना न्यायालय के, जब पता है कि 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश करना है, आप 5 दिन से उसको कैसे रख सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि पूरा पुलिस स्टेशन टर्मिनेट भी हो सकता है, क्योंकि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है। मेरे को अगर अरेस्ट किया है किसी कारण से, तो मेरे को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करवाना पड़ेगा। ये कौन कहता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या बोलता है? हॉबियस कॉर्पस क्या बोलता है? किसी व्यक्ति को अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय, किसी नजदीक के न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। ये कौन बोलता है? हॉबियस कॉर्पस बोलता है। अब पढ़ेंगे हम परमादेश।
परमादेश को क्या बोलते हैं? मैंडामस। मैंडामस इंग्लिश में बोलेंगे इसको मैंडामस, परमादेश को। तो परमादेश क्या कहते हैं? हम आदेश देते हैं। इसका और किसको क्या बोलेंगे? वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। मैंने इधर भी लिखा है आपको, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। ये क्या होता है कि इसमें क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है? इसमें ये कर सकता है कि अगर मान लो आप जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अगर मैं कोई सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ या मैं किसी स्कूल में हूँ, मैं स्कूल में प्रधानाचार्य हूँ और प्रधानाचार्य हो रहा हूँ और कोई विद्यार्थी मेरे पास आता है, आर्टिकल 21 का कौ क्या बोलता है? आर्टिकल 21 का कौ बोलता है कि 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों के लिए पढ़ाई क्या है? फ्री है। मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ आपको, 6 साल से 14 साल के बच्चों की क्या है? पढ़ाई फ्री है। तो उसमें मैं किसी स्कूल में प्रधानाचार्य हूँ और मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बच्चे को उसके अधिकार से वंचित कर रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मैं जाके, मैं नहीं, कोई और व्यक्ति जाके क्या कर सकता है? वो व्यक्ति मेरे खिलाफ क्या कर सकता है? परमादेश जारी कर सकता है कोर्ट से। वो कोर्ट मेरे को आदेश देगा कि अगर इस तरह का 6 साल से 14 साल के बच्चे का एजुकेशन लेने का राइट टू एजुकेशन है, तो इसको आपने इसके अधिकार से क्यों वंचित रखा, तो उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। क्योंकि या मुझे या किसी और प्रधानाचार्य को, मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, कोई अगर प्रधानाचार्य है उसको जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस व्यक्ति को या इस विद्यार्थी को, इस बच्चे को आपने इसके अधिकार से क्यों वंचित रखा। तो इस तरह का क्या कहलाता है? इस तरह का परमादेश कहलाता है, जिसको हम मैंडामस कहते हैं। मतलब इसमें कोर्ट क्या देता है? कमांड देता है। वो बोलता है हम आदेश देते हैं कि अगर इस तरह का इस विद्यार्थी का अधिकार था, मौलिक अधिकार था, उस मौलिक अधिकार का आपने उल्लंघन किया है, तो आपने उस बच्चे को उसके अधिकार से क्यों वंचित किया, इसका आप जवाब दे। तो ये किस पर लागू होता है? पब्लिक ड्यूटी पर लागू होता है। पब्लिक ड्यूटी यानी मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा तो प्राइवेट है, अब मैं अच्छा भी नहीं कर रहा तो आप मेरे खिलाफ नहीं लेकर आ सकते। लेकिन सरकारी, कहीं आपने देखा होगा किसी आप सरकारी ऑफिस में जाते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड नहीं करता, अच्छे से समझाता नहीं, अच्छे से आपका काम नहीं करता है, तो आप उसके खिलाफ भी ला सकते हैं। मतलब जो पब्लिक वर्क कर रहा है, मतलब जो पब्लिक के लिए पब्लिक सर्वेंट या सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ न्यायालय द्वारा अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अगर वो कुल मिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं? आप परमादेश जारी कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट डाल के आप उसके खिलाफ परमादेश जारी कर सकते हैं, मैंडामस जारी कर सकते हैं। अगर आता है कि परमादेश किन लोगों पे लागू नहीं होता, तो परमादेश याद रखना, परमादेश आपने तो राष्ट्रपति पे लागू नहीं होता कि राष्ट्रपति काम कर रहे नहीं कर रहे, कुछ चीजें इन पे भी आप परमादेश नहीं ला सकते हैं। राज्यपाल, राज्य का जो संवैधानिक मुखिया होता है उनको हम कहते हैं राज्यपाल, तो आप राज्यपाल के खिलाफ भी क्या कर सकते हैं? मैंडामस नहीं ला सकते हैं, परमादेश नहीं ला सकते हैं। तो ये समझ आ गया। अब आएंगे हम तीसरे पे। अब ये क्या बोलता है? अधिकार परीक्षा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोवेरेंटो। अधिकार परीक्षा, कोवेरेंटो। तो इसका क्या मतलब होता है कि किस वारंट पर अगर कोई व्यक्ति अगर कोई पुलिस स्टेशन से कोई पुलिस का व्यक्ति आपको गिरफ्तार करने आ रहा है, तो वो वारंट आपको लेकर आता है, वो तब आप बोलते हैं ना कि आप मेरे को अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो किस वारंट पर, मतलब किस अधिकार से। तो उसका क्या मतलब होता है? अधिकार परीक्षा में उसको हम गिनते हैं किस वारंट पर, मतलब किस अधिकार से। तो इसमें क्या होता है? मान लो आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया या किसी पीसीएस का एग्जाम आप दे रहे हैं, या अन्य कोई भी एग्जाम, आप आर्मी में जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ क्या होता है? वहाँ कुछ छेड़खानी होती है जॉब में, अगर होती है मान लो, उसमें क्या होता है? मान लो यूपीएससी में एक आप है और एक मैं हूँ, आपने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में आप किसी कारण से रह गए। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैंने ना प्री दिया ना मेंस दिया, मेरी चलती है या मेरी अच्छी जान पहचान है, तो मैं क्या हो जाता हूँ? ऐसे सिलेक्ट हो जाता हूँ। लेकिन मैं रहता आपके पड़ोस में हूँ और आपको पता है कि इस आदमी ने ना प्री दिया, ना इसने मेंस दिया और ना इसने इंटरव्यू दिया, कुछ नहीं दिया, ना फॉर्म भरा, इसके बावजूद भी एक व्यक्ति क्या हो गया? एक आईएएस ऑफिसर बन गया या एचएस ऑफिसर बन गया। ऐसा ही आप किसी भी फील्ड में ले सकते हैं उदाहरण। तो इसमें क्या हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं? आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप कोवेरेंटो, कोर्ट के माध्यम से कोवेरेंटो कर सकते हैं, मतलब अपने अधिकार से आप जान सकते हैं इस चीज को कि वो जो कर्मचारी लगा है, जो एक आईएएस ऑफिसर लगा है, एचएस ऑफिसर लगा है, वो उसने कहाँ फॉर्म भरा। मतलब अगर आप ये रिट जारी करते हैं, अगर आप कोवेरेंटो रिट जारी करते हैं कोर्ट के माध्यम से, तो जो व्यक्ति फ्रॉड तरीके से
नौकरी लगाए, जैसे मैंने आपको कहा कि उसने ना प्री दिया, ना मेंस दिया, ना इंटरव्यू दिया, उसके बावजूद वो एक आईएएस ऑफिसर लग गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको लगता है कि आपके पड़ोस का व्यक्ति है, इसने फ्रॉड किया है और इसके अलावा आपका नंबर यहाँ पर आ सकता था, लेकिन इस आदमी ने आपकी जॉब का भी गलत लाभ लिया है। और दूसरी बात, इसने ना पेपर दिया है, ना इसने फॉर्म भरा है। तो ऐसी स्थिति में आप एक रिट जारी कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, उसको बोलते हैं कोवेरेंटो अधिकार परीक्षा। जो रिट का नाम है उसका नाम है कोवेरेंटो अधिकार परीक्षा। वो क्या होता है कि किस वारंट पर, किस अधिकार से। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आप अगर नौकरी लगे तो आप किस अधिकार से लगे हैं, आपने फॉर्म कब भरा, आपने प्री कब दिया, आपने मेंस कब दिया, आपने इंटरव्यू कब दिया। तो इस तरह का पूरा लेखा जोखा करके क्या इस रिट के माध्यम से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट न्याय करता है। अब चौथा आता है प्रतिषेध, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोविशन। प्रोविशन ये क्या होता है, जो हमने 1, 2, 3 अनुच्छेद 32 के तहत हमने जो 3 रिटें पढ़ी, ये किसी पब्लिक पर लागू होती थी, मतलब किसी व्यक्ति पर ये लागू होती थी भारत के। लेकिन जो ये अनुच्छेद 32 का 4 और 5 है, चौथी रिट और पांचवी रिट है, ये किसी व्यक्ति पे नहीं बल्कि ये लगती है आपके अपना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब हायर कोर्ट होगा ना जो, वो अपने लोअर कोर्ट पे लगाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के लिए कौन है लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये क्या करता है कि हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लगाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे लगाता है, मतलब अपने से लोअर का जो कोर्ट है उसके ऊपर ये रेट लगती है। कौन सी, चौथी और पांचवी। पहली, दूसरी, तीसरी तो मैंने बता दिया आपको, पब्लिक पे लगेगी, व्यक्ति पे लगेगी। लेकिन जो चौथी और पांचवी रेट है ये लगती है किस पे लगती है, ये लगती है आपका हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट पे लगाई जाती है। अब आप प्रोविशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिषेध। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए, यानी कोई हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के किसी फैसले को रोकने के लिए प्रतिषेध यानी प्रोविशन, इस तरह की रिट का प्रयोग कर सकता है। मतलब अगर प्रोविशन का मतलब रोकना ही होता है, तो किसी चीज को रोकने के लिए हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट के किसी भी फैसले को रोकने के लिए क्या कहा जाता है, वो उसको कहते हैं हम प्रतिषेध प्रोविशन। यानी क्या होता है कि लोअर कोर्ट क्या करता है कि मेरे को फांसी दे देता है कि भाई शुभम अच्छा नहीं पढ़ाता है तो इसको क्या कर दो, फांसी दे दो, उदाहरण के तौर पे ये मान लो आप। तो उसमें क्या होता है, अब इस चीज के लिए मेरे को फांसी तो नहीं मिलनी चाहिए और लोअर कोर्ट मेरे को फांसी दे रहा है, तो इसमें क्या कर सकता हूं मैं, इसमें मैं हाई कोर्ट में जाके या सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर ला सकता हूं, जिसको आपने सुना होगा स्टे ऑर्डर। जैसे उदाहरण के तौर पे मानो कि किसी बिल्डिंग को, सरकारी बिल्डिंग को, या किसी ने सरकारी स्थान पर प्राइवेट बिल्डिंग खड़ी कर दी है, अब उसको तोड़ने के आदेश जारी होते हैं। अब उसको तोड़ने का आदेश कौन करता है, हाई कोर्ट जारी करता है कि भैया इसको तोड़ दो आप। अब उसको तोड़ने का आदेश आगे पूरे जो अपना नगर पालिका या नगर निगम के लोग हैं वो भी आगे वो उसको तोड़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में वो जिस व्यक्ति ने सरकारी स्थान पर प्राइवेट बिल्डिंग खड़ी की है, अब वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो व्यक्ति किसी हायर कोर्ट में, यदि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस घर को तोड़ने का आदेश दिया है, तो वो व्यक्ति अपना केस को लेकर हायर कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। वहां से वो घर जो आज तोड़ा जा रहा है उसको ना तोड़ने के वो क्या ला सकता है, स्टे ऑर्डर ला सकता है, उसको बोलते हैं प्रतिषेध। और स्टे ऑर्डर देता कौन है, स्टे ऑर्डर देता है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को। यानी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो घर तोड़ने का आदेश दे दिया है, तो अगर हाई कोर्ट का मन करता है तो वो क्या कर सकता है कि उसको स्टे ऑर्डर दे सकता है, अगर उसको लगता है कि नहीं इसमें कुछ और जांच का विषय भी है या इसमें कुछ और भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को आदेश देता है, यानी स्टे ऑर्डर देता है कि जो इस तरह का जो आपने आदेश जारी किया है उसको रोका जाए। तो प्रतिषेध का मतलब ये हुआ, प्रोविशन का मतलब आप समझ गए क्या होता है। अब आप देखेंगे पांचवा उत्प्रेषण, इसको बोलते हैं सर्जरी। मतलब आप का जो शरीर है या कोई भी चीज है उसको क्या करेंगे, हम उसकी सर्जरी करेंगे, यानी सर्जरी है, मतलब उसको अच्छे से हम जानने के बाद ही फैसला देंगे, उसको बोलते हैं पूर्णतः सूचित करना। सर्जरी को बोलेंगे पूर्णतः सूचित करना या उत्प्रेषण, हिंदी में बोलेंगे उत्प्रेषण, इंग्लिश में बोलेंगे सर्जरी। इसका मतलब होता है पूर्णतः सूचित करना। यानी जैसे मान लो ये कब आता है, ये फैसला होने के बाद होता है। इसमें तो फैसला रोकने के लिए आता है, क्योंकि लोअर कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया है, प्रोविजन में ऐसा होता है कि अगर लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया है, मान लो लोअर कोर्ट ने बोल दिया तोड़, बिल्डिंग तोड़ दो, और हाई कोर्ट उस पर स्टे लगा सकता है। लेकिन ऐसी यहाँ पे तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, मान लो उसको तोड़ने के भी ऑर्डर जारी कर दिया, सब कुछ कर दिया है, उसके बाद क्या करते हैं कि उसके बाद उसको रोकना पड़ता है। फैसले के बाद उसको रोकना पड़ता है। वो किन आधार पे रोक सकते हैं,
वो है कि अगर उसके क्षेत्राधिकार का नहीं है, अगर लगता है कि जो लोअर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो उसके क्षेत्राधिकार का फैसला नहीं है, मतलब उसके क्षेत्र के अधिकार में वो फैसला नहीं आता है, ना उसकी लोअर कोर्ट ना बड़ा फैसले लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है, ऐसी स्थिति में ये होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या करना पड़ता है, वो जो केस है वो हाई कोर्ट को सौंपना पड़ता है। अगर वो फैसला हाई कोर्ट ने दिया हो, फैसले के बाद की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये फैसला हाई कोर्ट ने दिया हो तो ऐसी स्थिति में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पूर्णतः सूचित करना, मतलब इसको पहले सर्जरी करो, मतलब इसकी पूरी सर्जरी करो, इसकी पूरी जांच करो, उसके बाद क्या करो कि ये फैसला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को दो, इसको हम इसको रिसर्च करेंगे इसके ऊपर कि क्या विषय है, ये किस तरह का आपने फैसला दिया है, अगर इस तरह की घटना हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आती है। जैसे अगर वो अनुचित न्याय है, मतलब आपको लगता है कि भैया अगर ये समझो आप कि अनुचित न्याय में क्या समझोगे, आपको ये समझो कि अगर आपको लगता है कि नहीं इस केस में इस तरह का न्याय नहीं होना चाहिए था, ये इस तरह से भी हो सकता था, तो आपको अधिकार है कि आप वही केस किसके माध्यम से, सर्जरी के माध्यम से वो केस क्या कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट कर सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेज सकता है। ये क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से, मतलब हायर कोर्ट क्या करेगा, लोअर कोर्ट को आदेश देगा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम्हारे क्षेत्र का फैसला नहीं है, इसको मुझे सौंपो। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फैसला हाई कोर्ट को देना पड़ेगा, अगर वो हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो उसको सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ेगा। और तीसरी बात क्या होगी इसमें, अप्राकृतिक, यानी मेरे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, अब वो अप्राकृतिक का क्या मतलब होता है कि मेरे को फांसी की सजा दे दी, अब प्रकृति क्या थी इस चीज की कि जो मैंने जुर्म क्या था, इस केस में क्या था कि मेरे को उम्र कैद हो सकती थी, लेकिन मेरे को तो फांसी दे दी। अब ऐसी स्थिति में क्या कर सकता हूँ मैं, किस तरह जीवरी उत्प्रेषण इस तरह की रिट जारी करके क्या कर सकता हूँ कि जो अप्राकृतिक फैसला हुआ है उसको मैं प्रकृति में बदलने के लिए सर्जरी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस रिट का मैं यूज कर सकता हूँ। इस रिट में जो हायर कोर्ट होगा वो लोअर कोर्ट को आदेश देगा कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो हाई कोर्ट को सौंपे, अगर हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। उस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको तो मानना ही पड़ेगा, और मानने योग्य फैसला भी होगा। तो ऐसा हम समझते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में हमने 5 रिट पढ़ी, और अब कल से करेंगे हम भाग 4। तो कल से एक नई वीडियो बनाएंगे हम भाग 4 के ऊपर। तो आज हमारा जो मूल अधिकार थे, मूल अधिकार हमारे खत्म होते हैं, तो आप इसके नोट्स भी बनाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।